वो जो लौट आए तो पूछना पर देखना ना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। सुप्रीम कोर्ट ने आज लगभग 10-11 महीने बाद बिहार एसआईआर पर फैसला सुना दिया है और इस फैसले में वही सारी बातें कही गई हैं जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुआ था। हमने इस पर पहला वीडियो बनाया था और तब यही कहा था कि बिहार में जो एसआईआर इलेक्शन कमीशन करा रहा है वो पूरी तरीके से संवैधानिक है और उस पर प्रश्न उठाने वालों के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट को या जजों को कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बावजूद ये मामला लंबा चला, बिहार में इलेक्शंस का ऐलान भी हो गया, तब भी जजों की तरफ से ऐसी बातें कही जाती रही कि हमें जिस दिन पता चलेगा एसआईआर में गड़बड़ है हम एसआईआर को कैंसिल कर देंगे। विपक्षी पार्टियों ने खूब हंगामा किया और तो और ऐसे ऐसे काम इस केस की सुनवाई में हुए जो कि किसी भी तरीके से संवैधानिक नहीं थे, किसी भी तरीके से जरूरी नहीं थे। इनमें से एक काम था योगेंद्र यादव उर्फ सलीम को सुप्रीम कोर्ट में 1 घंटे का भाषण देने की अनुमति देना। उसके बाद बिहार में इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में बीजेपी जीत गई, लेकिन फिर भी इस मामले का फैसला नहीं हो पाया और जब दोबारा से इलेक्शन कमीशन ने अन्य राज्यों में एसआईआर की घोषणा की तो उन राज्यों की तरफ से भी ऐसी ही याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाल दी गई। और इस पूरे खेल में या फिर कहें कि इस पूरी केस का जो काम चल रहा था उसमें सुप्रीम कोर्ट के सैकड़ों घंटे बर्बाद हो गए, लेकिन रिजल्ट वही आया जो पहले से तय था। यानी इलेक्शन कमीशन जो एसआईआर करा रहा है वो पूरी तरह संवैधानिक है, इलेक्शन कमीशन को ये सब कराने का अधिकार है और इलेक्शन कमीशन को एसआईआर कराने से या लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने या हटाने से रोका नहीं जा सकता है, ये उनका विशेषाधिकार है। और तमाम जो दूसरे आरोप लगाए जा रहे थे एसआईआर पर या इलेक्शन कमीशन पर वो सब झूठे हैं, निराधार हैं। तो फिर सवाल उठता है कि जब ये केस फाइल हुआ था, ये पीआईएल फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस समय सीजेआई तो खैर बीआर गवई थे, लेकिन केस की सुनवाई शुरुआत से ही आज के सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची कर रहे थे। कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी टाइप के ये जो वकील थे विपक्ष की तरफ से और भी तमाम लोग थे, ये सबके सब तमाम कुतर्कों के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे और संविधान के अनुच्छेद 326 की अलग तरीके से व्याख्या या फिर कहें कि उसका अनुवाद करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर प्रश्न वही है जो हम शुरू में उठा रहे थे कि जब हम जैसे साधारण व्यक्ति की समझ में ये सारी चीजें आ रही थी तो क्या सुप्रीम कोर्ट के इतने विद्वान जजों की समझ में नहीं आ रही थी? और अगर उनकी समझ में आ रही थी तो फिर उन्होंने इन सब वकीलों को और सलीम योया जैसे राजनीतिक लोगों को, नैरेटिव चलाने वाले लोगों को इतना मौका सुप्रीम कोर्ट में क्यों दिया? ये जो केस है ये देश की जनता को ये समझाने के लिए भी एक उदाहरण हो सकता है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, उनमें केसेस की पेंडेंसी होने की असली वजह क्या है आप इस केस से समझ सकते हैं। जिस केस में पहले से पता है कि याचिकाएं गलत तरीके से, गलत भावना से लगाई गई हैं, उसके बावजूद वकीलों के चेहरे की वजह से उन याचिकाओं को सुना जाता है, लंबी लंबी बहसें होती है, लंबा समय खराब होता है सुप्रीम कोर्ट का या दूसरे कोर्ट का, और अंत में फैसला तो तथ्यों के आधार पर और कानून के आधार पर ही होता है। इस फैसले में एक और चीज की जा सकती थी और वो ये थी कि जो भी एडीआर या प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, महुआ मोइत्रा, पप्पू यादव, मनोज झा टाइप के ये जो याचिका करता है, इन सब के ऊपर कम से कम 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाना चाहिए था
और इन्हें चेतावनी दी जानी चाहिए थी कि वो इस तरीके के फिर से कोई भी याचिका अगर लगाएंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही वजह थी कि एसआईआर जब पश्चिम बंगाल में हुआ तो वहां से भी ममता बनर्जी ने तमाम याचिकाएं लगा दी, और तो और ममता बनर्जी खुद भी वकील बनकर पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी इजाजत भी वर्तमान सीजीआई ने दे दी थी, जो कि गलत थी, गैर जरूरी थी। हमने तब भी कहा था। बहुत से लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी इन पर्सन गई थी। अरे भाई, जो एग्जीक्यूटिव का हेड है, जो मुख्यमंत्री है, वो पर्सनल कैपेसिटी में कैसे जा सकता है? क्योंकि याचिकाएं तो पार्टी की तरफ से थी, सरकार की तरफ से तो याचिका नहीं होती है। और सरकार के वकीलों को इतनी सैलरी सरकार देती है जनता के पैसे से, या फिर सिब्बल सिंघवी टाइप के वकील वहां खड़े हुए थे, तो ममता बनर्जी को जरूरत क्या थी? लेकिन एसआईआर का जो अब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में, चाहे पश्चिम बंगाल के नाम पर चला हो, बिहार के नाम पर चला हो, इसने सुप्रीम कोर्ट की तमाम परंपराओं को तोड़ा और तमाम नए नए नियम भी वहां बनवा दिए। जैसा कि जो योगेंद्र यादव को लेकर हुआ, योगेंद्र यादव को फिर से मौका दिया गया। तब भी हमने सवाल उठाया था कि क्या भारत के हर एक आदमी को इस तरीके से अपनी बात रखने का मौका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मिलता है, या मिल सकेगा आगे? नहीं मिलेगा। तो फिर इन लोगों के ऊपर कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया गया, जैसा कि अन्य पीआईएल में देखने को मिलता है कि जब पीआईएल खारिज कर दी जाती है तो जो पीआईएल लगाने वाले लोग होते हैं उनको 1 या 2 सुनवाई के बाद ही जुर्माना भी लगा दिया जाता है या बुरी तरह डांटा जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में 80 से 90 हजार केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, क्योंकि वहां जो आम जन के केस होते हैं जिनमें सिब्बल सिंघवी, भूषण रोहतगी या इसी तरीके के दूसरे वकील नहीं होते, इसलिए उन केसेस की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजों के पास समय नहीं होता है तो वो 2 मिनट में उन केसेस को खारिज कर देते हैं, जिनके लिए लोग 30-30 साल से 40-40 साल से इंतजार कर रहे होते हैं। जबकि इस तरीके के जो मामले हैं संविधान में स्पष्ट तौर पर चुनाव आयोग के अधिकार दिए हुए हैं, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी उनको समझ सकता है, लेकिन ये लोग जानबूझकर जब उन मामलों पर सवाल उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उन मामलों की लंबी लंबी सुनवाई होती है। एक एक दिन में 4-4, 5-5 घंटे सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ऐसे मामलों को सुन रही होती है। अगर आप सोचें कि इन मामलों की बजाय दूसरे मामलों को सुना जाए तो 2 जजों की बेंच एक दिन में 60 से 70 केसेस को आराम से निपटा सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि भारत की जुडिशरी में वकीलों का जो दबदबा है वो आजादी के समय से साफ चला आ रहा है। आजादी के बाद जो पहले भारत के सॉलिसिटर जनरल और बाद में अटॉर्नी जनरल बने थे, जो कि तीस्ता सीतलवार के दादाजी हुआ करते थे, उनके ही प्रभाव का नतीजा है कि तीस्ता सीतलवार को फोन पे और 3-3 बेंच गठित कराकर जमानत दिला दी जाती है। भारत का जो संविधान बना था, उस संविधान सभा में भी जो 299 सदस्य थे, उनमें से ज्यादातर वकील ही थे। उसके बाद इस देश में जब कांग्रेस की सरकारें कमजोर हो गई तो कॉलेजियम सिस्टम थोपा गया, जिसके माध्यम से पूरी तरीके से रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ लॉयर में बदल दिया गया। और उसकी वजह से जो भाई भतीजावाद है, जो चेलापंथी है, वो इतनी हावी हो गई है जजों की नियुक्ति में कि तमाम जो कानून है उनकी व्याख्याएं अलग तरीके से कर दी गई हैं। कानून में स्पष्ट तौर पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जो फैसले दे दिए गए, उनके जो इंटरप्रिटेशन हो गए, जो प्रेसिडेंस बन गई, उसकी वजह से कानून अब आम आदमी की समझ में नहीं आता है और मजबूरी में उसको वकीलों की सेवाएं लेनी पड़ती है। जिन लोगों की जेब भारी होती है, जिनके पास मोटा पैसा होता है, वो सिब्बल सिंघवी, भूषण रोहतगी टाइप के वकीलों के माध्यम से अपने पक्ष में फैसले कराने में और अपने लिए सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा से ज्यादा समय खाने में कामयाब हो जाते हैं। केजरीवाल के टाइम पर भी हमने यही कहा था कि केजरीवाल कोई आकाश से टपका हुआ देवदूत तो है नहीं।
जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। एक बेंच सुनवाई करती है, फिर दूसरी गठित कर दी जाती है। केजरीवाल जब जेल में था तो सबसे ज्यादा समय सुप्रीम कोर्ट का केजरीवाल पर खर्च किया गया था। उसी तरीके से पिछले अगर 10-11 महीनों का देखा जाए, चूंकि जून में चुनाव आयोग ने घोषणा की थी एसआईआर कराने की, और उसके कुछ दिनों बाद ही इसकी याचिका लगा दी गई थी, और फिर लगातार उस याचिका पर सुनवाई होती रही। फिर जब उसकी सुनवाई पूरी हो गई और मामला रिजर्व रख लिया गया, तो फिर पश्चिम बंगाल का मामला ये लोग लेकर आ गए, और उसमें भी पश्चिम बंगाल के चुनाव होने तक, चुनावों का रिजल्ट आने के बाद भी तमाम समय सुप्रीम कोर्ट का इन सभी लोगों ने बर्बाद किया। क्या इसकी इन लोगों को सजा देने की जरूरत नहीं थी? अगर थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने या सीजीआई ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का समय है, इस पर भारत के हर नागरिक का हक होता है। जिनके केसेस 10-10 साल से 20-20 साल से पेंडिंग है, उन लोगों का ये हक मारकर इन लोगों को समय उपलब्ध कराया गया, और रिजल्ट वही था जो पहली सुनवाई में इन याचिकाओं को खारिज करके भी निकाला जा सकता था।